हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे 15 जून 2024 के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि ये कौन से पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, सिलेबस के किस पार्ट से आप इसे रिलेट कर सकते हो ताकि अब सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करने में आपको आसानी हो। एंड में 6th पॉइंट में मैं अपनी एक इनिशिएटिव आपको बताना चाहूंगी टिडबिट्स ऑफ द डे के नाम से, जहाँ पे मैं एक मेंस एग्जाम के एक फैक्ट को मैं बोलूंगी कि आप एज एन एग्जाम्पल कहाँ पे यूज कर सकते हो मेन एग्जाम में। एंड देन डी डे मीन्स इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे आज अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है, कोई सेलिब्रेशन है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। एंड इस सेशन की एंडिंग जो होगी वो क्विज के साथ होगी। मैं आपको एक सवाल दूंगी, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड इसका आंसर मैं पर्सनली आपको दूंगी कल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है G7 मीटिंग 2024, जो कहाँ पे हो रही है, इटली। ठीक है, तो G7 मीटिंग पे हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे डिस्कस क्या होता है। मीटिंग तो बहुत सारे रीजन से होती है, राइट। तो यहाँ पे होती है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, कि हम इकोनॉमिक सेक्टर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल पार्टनर मिलके बेस्ड ऑन ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करते हैं, अच्छे अच्छे पॉलिसीज इनिशिएटिव्स को डिस्कस करते हैं, आइडियाज को डिस्कस करते हैं। देन इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में भी चर्चा होती है, क्योंकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी में जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, टेररिज्म हो गई, ये सबको टैकल करना एक अकेला नेशन नहीं सकेगा। वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म बहुत सारे पार्टनर्स अगर जुड़ जाएंगे तो टैकल करने में इजी होता है, राइट। आफ्टर ऑल यूनिटी स्ट्रेंथ, हम सबको पता है। देन कुछ एनर्जी पॉलिसीज के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, जैसे कि अभी ईरान अपने यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, तो इस चीज से क्या थ्रेट हो सकता है, कि न्यूक्लियर एनर्जी किस हद तक हमें यूज करना चाहिए, उस चीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वायरमेंट के लिए हम उसे कैसे प्रोडक्टिवली और यूज कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, इस टाइप के डिस्कशंस वहां पे होते हैं। तो आपको अगर कोई पूछे कि ये G7 ग्रुपिंग जो होती है ये क्या होती है, ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुई थी 1975। एंड याद रखना ये है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल मीन्स जैसे हमारी यूएन की बॉडीज होती है ना, यूनाइटेड नेशंस की, वो फॉर्मल होती है। क्यों? उनकी एक चार्टर होती है। चार्टर इन सिंपल भाषा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो रूल बुक होती है उनका एक, कि रूल बुक में के मुताबिक उनको चलना पड़ता है। बट ये जो G7 ग्रुपिंग है ना, इनकी कोई रूल बुक नहीं होती है। ये इनफॉर्मल होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये अपने डिस्कशन अपने मुताबिक जो उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वैसा वो करते हैं। ठीक है, तो ये G7 जो है ना, पहले इसे G8 कहा जाता था। क्यों? क्योंकि रशिया भी इसके मेंबर थे। बट देन 2024 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया गया रशिया के द्वारा, तब रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। अभी जो यूक्रेन के साथ देख रहे हो वो तो हाल ही फिलहाल में आपको लग रहा है कि यहाँ अटैक अभी हुई है, बट 2014 से ही ये सब चालू है। ठीक है ना। बट देन रशिया को परमानेंटली तो डिसमिस नहीं किया, फॉर द टाइम बिंग उन्हें सस्पेंड किया गया। तो इस बार की जो मीटिंग है इटली में हुई है विदाउट रशिया। बट देन इसमें और एक, आप अगर ये डायग्राम आप देख रहे हो G7 कंट्रीज में क्या क्या कौन सी कंट्री आती है, जैसे यूके हो गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूएस। ठीक है, इंडिया तो है नहीं। फिर आप सोचोगे कि मोदी जी को क्यों बुलाया गया। तो G7 ग्रुपिंग्स में क्या होता है कि जरूरी नहीं है सिर्फ पार्टनर कंट्रीज को बुलाए। ठीक है, आउटरीच कंट्रीज को भी जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखते हैं उनको भी बुलाते हैं। तो मोदी जी को एज आउटरीच कंट्री, एंड आपको तो पता है कितने इन्फ्लुएंशियल फिगर है वो, तो उनको इनवाइट किया गया इस चीज में। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना, आपको इस रशिया, यूक्रेन एंड क्रीमिया के मैप के बारे में भी पता होना चाहिए, जो मैंने आपको दिया। तो आप यहाँ से देख लोगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये हर दिन न्यूज में आता ही रहता है इन दिनों। तो G7 एंड G8 को मिलाकर N+G20 के जो आप ये डायग्राम में देख रहे हो कंट्रीज, ये तीनों बार को मिलाकर हो जाता है G20। तो ये आने वाले दिनों में अगर न्यूज में आता है तो आई विल एक्सप्लेन इट मोर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज जो है हमारा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये न्यूज में क्यों है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंस कौन से सिलेबस के कौन से टॉपिक में है? तो है इंडियन पॉलिटी, जहाँ पे हम वेरियस टाइप ऑफ बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि नीट का पेपर हाल ही फिलहाल में केस चल रहा है कि लीक हुआ है कुछ ग्रेस मार्क्स के चलते। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने सीख किया रेस्पॉन्स फ्रॉम सेंटर NTA ऑन प्ली फॉर CBI प्रूव। तो CBI इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इस चीज में हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या हो जाता है, CBI। तो CBI इज द डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया।
ये तो हम सबको बेसिक चीजें पता ही होती है। जो मेन इसमें कैची पॉइंट जो होता है ना, जो प्रीलिम्स में आप शायद गलत कर जाओ, तो एक चीज याद रखना, सीबीआई जो होती है इट ऑपरेट्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ऑपरेट तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर करती है, बट देन ये फॉर्म हुई थी थ्रू दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो प्रीलिम्स में आपको ये दोनों ना इंटरचेंज करके दे सकते हैं, जैसे फॉर्म अंडर ये मिनिस्ट्री कह देगा एंड फिर ऑपरेट्स अंडर ये एक्ट कह देगा। तो ये ध्यान रखना ये दोनों चीज, ठीक है। तो सीबीआई जो क्या होता है, ओरिजिनली इन्वेस्टिगेट करती थी ब्राइवरी या फिर गवर्नमेंटल करप्शन, बट 1965 से ये इन्वेस्टिगेशन करती है जो सेंट्रल लॉज होती है उसमें जो ब्रीचेस होती है उसके बारे में भी। तो इसको बहुत सारा यू नो आपको कहते हैं कि हम ब्लेम भी करते हैं कई बार सीबीआई को कि ये शायद गवर्नमेंट की साइड ले रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लॉ के बारे में या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर अगर सीबीआई केस चलती है तो ऐसा सुनने में आता है कि सीबीआई पे लोग क्वेश्चन रेज करते हैं ड्यू टू इट्स एक्सपांडेड जुरिसडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट ब्रीचेस ऑफ सेंट्रल लॉज, एंड क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, राइट। Then the agency has been known to investigate several economic crimes, special crimes, cases of corruption and other cases, जो मैंने ये ऊपर आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया। देन एक चीज और एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो है सीबीआई इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होती है कि हम एज ए पब्लिक गवर्नमेंट से अथॉरिटी से हम क्लेम कर सकते हैं इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन की, कुछ रूल्स हो, कुछ लॉज हो या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन, हम राइट होती है हमारे पास गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने की, बट इन केस ऑफ सीबीआई हमारे पास वो राइट नहीं है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से ये एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूज आज का हो गया सीबीआई बेसिस पे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है वो है रिवर डॉल्फिन्स। तो न्यूज में आपका ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे माइनिंग एक्टिविटीज के चलते पोल्यूशन के कारण ये जो रिवर डॉल्फिन्स है इनकी पॉपुलेशन काफी हद तक कम हो चुकी है। तो ये तो हो गई न्यूज, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए ये ज्यादा काम आएगा प्रीलिम्स में भी। प्रीलिम्स में आपको क्या पूछा जा सकता है, ये आईयूसीएन स्टेटस इसकी क्या होती है, एंडेंजर्ड, ठीक है। कौन सा शेड्यूल के अंडर आती है, शेड्यूल 1 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। शेड्यूल 1 के अंडर आना मतलब इसमें एक्सट्रीम लेवल ऑफ इससे प्रोटेक्शन दिया जाता है एंड इसकी हंटिंग आप नहीं कर सकते हो। ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज ये है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ऑल्सो स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ असम। कौन, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ठीक है। एंड ये कहाँ पाया जाता है, गंगेस ब्रह्मपुत्र मेघना बेल्ट पे एंड कर्णफुली रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। एंड ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है एंड फ्रेश वाटर इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। अगर फ्रेश वाटर सही है मीन्स डॉल्फिन के, इस डॉल्फिन के पॉपुलेशन सही है, एंड अगर फ्रेश वाटर की जो पैरामीटर है वो घट जाती है देन हम कह सकते हैं कि ये डॉल्फिन की पॉपुलेशन भी क्राइसिस में है। तो ये कुछ आपको रिवर डॉल्फिन्स के बारे में दिया। अभी जो मैंने आपको बताया वो है ये वाली गंगेस डॉल्फिन, बाकी वाली आए दिनों न्यूज में आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे आप थोड़ा ऊपर ऊपर नाम याद रख लो बिकॉज कई कबार ये सब एज एनवायरनमेंट सेक्शन प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। देन आपका जो न्यूज है मर्सिपिटेशन, ये कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट से रिलेटेड है, ये है GS2 इंडियन पॉलिटी, आप कह सकते हो प्रेसिडेंट पावर के। तो हाल ही फिलहाल में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने रिजेक्ट किया मर्सी पिटिशन फाइल बाय पाकिस्तानी नेशनल मोहम्मद अरीफ। इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया था रेड फोर्ट में 2000 साल मीन्स 24 साल पहले। तो इन्होंने मर्सी पिटिशन फाइल की थी प्रेसिडेंट, जो रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये तो चलो न्यूज हो गई। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है जहां पे प्रेसिडेंट ये पावर रखते हैं कि मर्सी उनको दे, पार्डन कर सके। जो हम टर्म्स पढ़ते हैं ना, पार्डन, रिप्राइव, डिस्पाइट, रेमिशन, तो वो आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है। तो ये जो पावर्स होती है, पार्डन, पार्डन मीन्स उसको अगर फांसी की सजा हुई है पूरा माफ कर दो, मीन्स उसे और सजा है ही नहीं, उसे हम कहते हैं पार्डन। रिप्राइव मीन्स हमें कुछ समय दिया जाता है, जैसे कि कोई अगर जाता है कि हमें फांसी होने वाली है कल, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तो उसे थोड़ा अगर वक्त दिया जाता है उस जो मर्सी पिटिशन के फाइल करने के लिए, वो वक्त देने वाली जो मर्सी होती है उसे हम कहते हैं रिप्राइव। रिस्पाइट्स क्या होती है, जो
प्रेग्नेंट लेडीज होती है या फिर कोई डिसेबिलिटी के साथ होती है, तो उनकी मान लो 5 साल की जेल हुई है तो घटा के उनको 2 साल की जा सकती है, ठीक है। एंड जो रेमिशन होती है, ये अगेन हम क्या होते हैं कि विदाउट रिस्पाइट एंड रेमिशन में ये होते हैं, रिस्पाइट इज डिसेबिलिटी या फिर प्रेगनेंसी के केस में, एंड रेमिशन ओवरऑल सबके लिए, अगर 10 साल है तो उसे घटाकर आप कम कर सकते हो, या फिर आपको जो पनिशमेंट होती है उसकी आप लेवल को कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आने वाले दिनों में अगर और न्यूज में आता है तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू मोर। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसे और अच्छे से एक सेपरेट टॉपिक के हिसाब से आपको समझा दूंगी। सेम पावर गवर्नर को भी दिया जाता है अंडर आर्टिकल 161, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना कि गवर्नमेंट ये पावर डेथ सेंटेंस के केस में ये पावर यूज नहीं कर सकती है, बट प्रेसिडेंट कर सकती है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी समझ आ गया होगा कि इस न्यूज से हमारे एग्जाम के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। देन आपका न्यूज है मैप इन न्यूज। तो आपको पता होगा कि जो इंडियन वर्कर्स 45 इंडियन वर्कर्स मारे गए कुवैत ब्लेज, ठीक है, वहां पे आग लगने की वजह से, तो वहां पे बहुत सारे वर्कर्स मारे गए। तो ये हमारे न्यूज में जो मैप है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये न्यूज प्रीलिम्स में भी आ चुका है, बहुत इन यूपीएससी एंड एपीएससी में भी आगे आ सकता है। तो जो कुवैत कंट्री है, इसके आपको नाइबरिंग कंट्रीज आपको याद रखने होंगे, जैसे ये है कुवैत, इसके नाइबरिंग कंट्रीज कौन है? इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। देन इसके आसपास और भी कंट्रीज होती है, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान एंड पर्शियन गल्फ। अगर आपको पूछे तो पर्शियन गल्फ में कुवैत क्या टच होती है? यस, कुवैत होती है। फिर इराक भी टच होती है, यहाँ से ईरान, देन यहाँ पे कतर, देन सऊदी अरेबिया, देन ओमान। तो ये सब आपको मैप का याद रखना है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे पाया जाता है, अगर आपको पूछा जाए तो ये सब भी आपको याद रखना है। देन आता है फैक्ट फॉर द मेंस एग्जाम, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं हर दिन आपको मेंस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होती है तो मैं एक दिन बताऊंगी एक एक करके, ठीक है। तो आज के जो न्यूज में है, सिक्किम में आपको पता है लैंडस्लाइड आने के कारण एक डिजास्टर सिनेरियो हो चुकी है, ठीक है ना। तो यही चीज आप किस चीज में यूज कर सकते हो? हमारी जो जीएस पेपर 3 है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली सेक्शन, तो अगर क्वेश्चन आती है लैंडस्लाइड के बारे में या डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो आप रिसेंट एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि सिक्किम में ये डिजास्टर हुआ था, लैंडस्लाइड क्यों हुआ था। तो इसके जो न्यूज अपडेट्स है आप थोड़ा ध्यान में रखना, क्यों हुआ था, यहाँ से आपको पॉइंट मिलेंगे, जो आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इसके लिए जो प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेंगे वो सब आप लिख सकते हो मेंस के आंसर में। तो बेसिकली आप इस चीज का यूज कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट में आने वाले क्वेश्चन में एज रिसेंट एग्जांपल, क्योंकि मेंस में ना अगर आप रिसेंट एग्जांपल देते हो तो आंसर आपकी ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली पोएट्री होती है, राइट। तो ये हो गया आज का फैक्ट ऑफ द डे। देन आता है आज का डी डे। तो आज है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है। तो हम सबको पता है कि एल्डर को बहुत सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इग्नोर करते हैं, उनकी जो बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशंस होती है, क्योंकि आजकल जो है ना सोसाइटी की जो पैटर्न है, ऐसा हो जाता है कि एल्डर्स घर पे अकेले रह जाते हैं एंड बच्चे उनके या तो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या दूसरे जगह पे सेटल होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है, एंड ये जो दूरी होती है ना, कम्युनिकेशन गैप आता है, इससे बहुत सारे एब्यूजेस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि बहुत सारे आप अगर दूर रहते हो, बहुत सारी मिसकम्युनिकेशंस होती है, या फिर दूर नहीं भी रहते हो, साथ भी रहते हो, तो बहुत सारे हम एब्यूजेस के शिकार बनते हुए देखते हैं आसपास के सोसाइटी में, राइट। तो इसलिए आज के दिन हमें ये अवेयरनेस दिया जाता है कि उनको एब्यूज के बदले कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे एक मिसकम्युनिकेशन को एक गुड कम्युनिकेशन में बदल सकते हैं, राइट। तो इस साल की जो थीम है वो है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग ओल्डर इंडिविजुअल ड्यूरिंग क्राइसिस। तो क्राइसिस के टाइम पे एग्जाम्पल ले लो, कोविड के टाइम पे, जो क्राइसिस के टाइम पे कैसे डिफरेंट डोनर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस कैसे आगे चल के आए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बेसिक नेसेसिटी सुविधाएं देने के लिए, ठीक है ना। तो वैसे ही हमें हमेशा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोविड चला गया एंड फिर तो भाई आप एल्डर्स को देखते तक नहीं, नहीं। तो इस डे के साथ हमें ये अवेयरनेस दी जाती है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी प्रायोरिटाइज करे सेफ्टी ऑफ वेलबींग ऑफ ओल्डर पर्सन इन अवर सोसाइटी। तो ये हो गई आज के डे की इम्पोर्टेंस, है ना। तो
अच्छी तो लग रही होगी शायद आपको आज के ये एनालिसिस एंड आज के इस डे के बारे में जानकर। तो आसपास अगर कोई एल्डर है, कोई आपकी यंग जनरेशन भी है, उनको भी जरूर से इस डे के बारे में बताना एंड आप अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो जस्ट टू स्प्रेड योर नॉलेज, राइट। देन एंड में जो क्विज ऑफ द डे मैंने आपके लिए रखा है, तो the question is, uranium is the most widely used fuel by nuclear power plants for nuclear fission. Consider the following statement. After being used up in a nuclear power plant, the uranium is still radioactive. सही है या नहीं? Nuclear power is a bigger source of low carbon electricity as compared to hydropower. तो आपको इनमें से बताना है which of the statement given is or are incorrect. इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना एंड जरूर से कमेंट सेक्शन में क्विज का आंसर तो देना। गलत हो सही हो डजंट मैटर, मैं भी गलती करती हूँ फिर ही सीखती हूँ। तो आई होप आप अच्छे से रहोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। कल फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।